हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलते रहे। सो दीज आर दी टॉपिक्स जो मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और लास्ट में जो है एक एग्जाम्पल भी जो है एक मैं कवर करूंगा। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज IAS 16? सो ये हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। इस स्टैंडर्ड के अंदर सारे ये नॉन करंट असेट्स बेसिकली कवर्ड होते हैं, जो जो ऑल टेंजिबल असेट्स जो कि मोर देन 1 ईयर के लिए कोई भी कंपनी जो है होल्ड करती है, चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह के लिए है या फिर रेंट वगैरह रेंटल पर्पस के लिए है। ओके, तो इसका जो रिकॉग्निशन है कि कैसे पता करें या कौन सी इसकी कंडीशंस हैं कि वो कंडीशंस जो फुलफिल हो ताकि हम जो है प्रॉपर्टी प्लांट या इक्विपमेंट्स के कैटेगरीज में हम बैलेंस शीट में लिख पाए। तो इसकी दो कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। पहला तो जो असेट्स है वो एक प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो उससे जो है एक हमारा फ्यूचर में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होना चाहिए। ठीक है, वो ऐसा नहीं कि हमने खरीद के रख लिया और वो कोई काम का है नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मशीन है तो प्रोडक्शंस के लिए काम आ रही है। और उसी वे में नेक्स्ट है कॉस्ट जो है उसकी हम रिलायबली मेजर्ड कर पाए। तो ये दो कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तो हम असेट्स को बुक में जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अंडर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट है इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो इसके दो है बेसिकली। फर्स्ट तो इनिशियल मेजरमेंट है और उसके बाद होगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो अभी आप जो है ये मेजरमेंट में बेसिकली ये कि हम किस अमाउंट पे जो है बुक्स में शो करें, वैल्यू को शो करें। तो जो फॉर एग्जांपल मैं एक मार्केट से नई नई मशीन लेकर आया हूँ, तो मेरे को कौन कौन सी कॉस्ट है जो मैं उस मशीन की कॉस्ट में ऐड कर सकता हूँ और कौन कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो मुझे उसके मशीन में या असेट्स में ऐड नहीं करनी है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस राइट ऑफ करना है। तो इसके अंदर जो है वो सारे कॉस्ट जो है इंक्लूड होती है जो कि असेट्स को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए की जाती है। तो इसमें जो है साइट की प्रिपरेशंस, डिलीवरी कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट एंड एक्सेट्रा, ये सारी कॉस्ट जो है इंक्लूड होती है और ये सारी कॉस्ट जो है असेट्स की कॉस्ट में ऐड होती है। इसके साथ साथ एक कॉस्ट हमारी है डिसमेंटलिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर कोई असेट्स है जिसको जो है एंड ऑफ द जो यूजफुल लाइफ उसको अगर हमें डिसमेंटल करनी है, इट कैन बी ड्यू टू दी लीगल रीजंस एज वेल। तो अगर हमें डिसमेंटल करनी है तो वो जो कॉस्ट होगी उस कॉस्ट को हमें जो है उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके देन उसको हमारे जो कॉस्ट है असेट्स की उसमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, सिंपल। इसके बाद इसके अंदर जो है कुछ एक्सपेंस जो है इंक्लूड नहीं करना है असेट्स की कॉस्ट में, जिसे हमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस शो करना है। तो वो कौन से आइटम्स हैं? फॉर एग्जांपल फ्यूल, ट्रेनिंग कॉस्ट एंड वारंटी कॉस्ट। सो ये जो है हमें कैपिटलाइज नहीं होते और इनको हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाके एज एन एक्सपेंस राइट ऑफ करना होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इसके सब्सिक्वेंट मेजर की। तो वो तो था कि जब आप नए मशीन लेकर आए तो आपको बुक में कैसे शो करना है। अब आपको जो है फॉर एग्जांपल और कौन सी कॉस्ट है जो आपको आगे जो है उसको वर्किंग जो आप वर्किंग कर रहे हैं जब उस असेट से कोई यूज में ला रहे हैं, तो उसके बाद और कौन कौन सी कॉस्ट है जो हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं और किसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो वो सारे एक्सपेंडिचर्स जो कि उस असेट्स की जो है जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे या इन्हेंसमेंट करे जिससे हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़े, तो वो सारे कॉस्ट जो है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो जो भी जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंशन या फिर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ हम इस तरीके के एक्सपेंस कर रहे हैं जिससे जो है वो अभी करंट में जो प्रोडक्टिविटी है वो लो है, तो वो उसे इम्प्रूव करके और ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी दे दे या ज़्यादा यूनिट्स गुड्स जो है प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट आता है जो सेफ्टी इंस्पेक्शंस। कुछ सेफ्टी इंस्पेक्शन जो मेजर होते हैं जो कि ईयरली या फिर हाफ ईयरली या फिर जब भी जो है स्पेसिफिक डेट पे होते हैं, तो अगर कोई मेजर लेवल का है इंस्पेक्शन तो हमें उसकी भी कॉस्ट को जो है कैपिटलाइज कर सकते हैं कॉस्ट में। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो है कुछ असेट्स हमारे ऐसे होते हैं जो काफी सारे कंपोनेंट्स से मिलके बनते हैं।
तो उस केस में जो है अगर हम कोई एक कंपोनेंट को भी रिप्लेस कर रहे हैं तो उस कंपोनेंट की जो रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट होगी उस कॉस्ट को भी हम फिर कैपिटलाइज करेंगे। इसका एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट का है जिसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल इंजन है, अगर हम इंजन को चेंज कर रहे हैं तो वो जो है उसकी कॉस्ट भी जो है हमारी उसके जो है असेट्स की जो है उसके ओरिजिनल कॉस्ट में जो है ऐड होगी। उसको हम बेसिकली ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड या फिर हम उसे जो असेट्स की वैल्यू में ऐड करेंगे। ओके, इसके अलावा और जो भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह होंगे जो उसको जो है मेंटेन वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए किए जाएंगे असेट्स की, तो वो सारे के सारे जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे और राइट ऑफ होंगे। उन सबको हमें असेट्स की कॉस्ट में ऐड या असेट्स की वैल्यूज में ऐड नहीं करना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन ये हम 11th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली ये तो ये एक तरीके से हमारा एक्सपेंस है जो हमारे असेट्स की जो है वैल्यू को धीरे धीरे कम करता है। सो फॉर एग्जांपल हम कोई असेट्स लेकर आए हैं मशीन और उसकी जो यूजफुल लाइफ है टोटल, तो हम उसको जो है उसकी कॉस्ट को जो है उसकी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग जो है ईयरली बेसिस पर जो है बाइफिकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं और उस पोर्शन को जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाके चार्ज करते हैं। दैट इज डेप्रिसिएशन, वी ऑल नो अबाउट दिस। अब इसको जो चार्ज करने के हमारे पास जो है यहाँ मेनली 3 मेथड्स हैं जिसे हम यूज करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिकली जिसमें जो है जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट या परसेंटेज होगा वो फिक्स्ड होगा और हर साल जो है वो कॉस्ट पे ही लगेगा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस बचता है दैट इज कैरिंग अमाउंट, तो जो हमारा बचेगा उसके ऊपर जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे होता है। और मशीन आवर्स बेसिकली जो कोई अगर मशीन है वो कितने आवर्स चली है तो उसके बेसिस पे भी जो है हमारा एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड होता है। तो ये मेनली 3 मेथड्स हैं। अब अगर हमें कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो एक तो ये है कि उनको अगर वो कोई भी पॉलिसीज या फिर एस्टिमेट्स अगर वो ले रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो डेप्रिसिएशन का, तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप जो कंसिस्टेंट जो है उसको अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में इसके बेनिफिट क्या होगा कि आपको जो है ये कंपेयर करने में अपने रिजल्ट्स को ईजी रहेगा और ये कंसिस्टेंट भी रहेगा आपके लिए। बट अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो उस केस में जो है हमारे पास जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा चेंज करने का पर्पस होगा वो एक फेयर प्रेजेंटेशन का होना चाहिए, ना कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो प्रॉफिट को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा कोई रीजन है तो उस केस में जो है फिर हमें ये मेथड को चेंज नहीं करना चाहिए। और तो अगर हम जो है चेंज करने का मेन पर्पस अगर हमारा फेयर प्रेजेंटेशन है, जो हमारा जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव हो रहा है, इनहेंस हो रहा है, जो डिसीजन इफेक्ट एट द एंड जो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहेगा, तो उस केस में हम इसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो चेंज है ये हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट कहलाएगा, ना कि अकाउंटिंग पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रिवैल्यूएशन की। तो ये आईएएस 16 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज और इस पे जो क्वेश्चंस भी काफी सारे बनते हैं। ओके, तो पहले जानते हैं रिवैल्यूएशन बेसिकली है क्या। तो जो भी हम असेट्स है लेकर आए हमने पहले उसको कॉस्ट में बुक पे रिकॉग्नाइज किया, बट उसके बाद जो है स्टैंडर्ड हमें चॉइस देता है कि आप चाहो तो उसको दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। एक तो कॉस्ट मॉडल, जिसके अंदर हम सिंपल क्या करते हैं, हमने कॉस्ट पे दिखाया असेट्स को और हर साल हम उसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक रिवैल्यूएशन मॉडल। तो रिवैल्यूएशन मॉडल ये कहता है कि आप अगर चाहो तो अपने असेट्स की वैल्यू को फेयर वैल्यू पे दिखा सकते हो। तो इसमें आपको जो है हर इस साल के एंड पे या फिर जैसे कंपनी की पॉलिसी है आप जो है फेयर वैल्यू उस पर्टिकुलर असेट्स की ढूंढोगे और फिर उस वैल्यू पे जो है उसको आपको अपने बुक्स में दिखाना होगा। ओके, लेकिन अब इसके अंदर हमारी कुछ एडिशनल कैलकुलेशंस बनती है, क्योंकि अगर आप नई असेट्स नया जो है फेयर वैल्यू कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो आपकी बुक्स में जो वैल्यू है जो कि हमारा कैरिंग वैल्यू है तो उससे वो डिफर करेगा। तो अगर वो डिफर करेगा तो उसके डिफरेंस में जो चीजें डिफरेंस में आ रही है उनकी हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल आपकी जो बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट है वो और जो है 1 लाख रुपीज का आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप उसको फेयर वैल्यू कर रहे हो मार्केट में तो उसकी जो कॉस्ट उसकी जो फेयर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1,20,000 की। ठीक है, तो जो 20,000 का जो हमारा एडिशनल जो वैल्यू आई है वो हमारी जो है वो रिवैल्यूएशन गेन कहलाएगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर जो है अगर हमारा लॉस आता है, सो फॉर एग्जांपल हमारी जो
बुक की वैल्यू है वो 1 लाख है, बट जो फेयर वैल्यू हम करने गए मार्केट में तो उसकी वैल्यू हमारे पास 80,000 आ रही है, तो उस केस में हमारे पास जो 20,000 हुए वो हमारा लॉस है, तो वो हमारा रिवैल्यूएशन लॉस कहलाएगा। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, तो अगर हमारे पास गेन आता है तो हमें क्या करना है, जो गेन होगा, तो इस गेन को, पहली बात तो ये हमारा रियलाइज्ड गेन नहीं है क्योंकि हम मार्केट में सेल नहीं करने गए हैं असेट्स को, उसके बाद हमें गेन नहीं हुआ, ये जस्ट एक मेजरमेंट का वे है। तो इस केस में इसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाना, इसको हमें दिखाना है ओसीआई के अंदर, जो प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे जो है ये हमारा एक फॉर्मेट है जिसमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शो करते हैं। तो उस अदर कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ इनकम के अंदर जो है हमें नीचे जो है शो करना है रिवैल्यूएशन सरप्लस गेन 20,000, ठीक है। और उसके बाद जो है उस गेन को हमें जो है लेके जो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देना है चेंजेस इन इक्विटी के थ्रू, ठीक है। और सॉरी, डायरेक्ट जो है जो रिवॉल्यूशन गेन है उसको हम रिटेन अर्निंग में लास्ट में ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में। और अगर लॉस होता है तो क्या करना है, तो लॉस के केस में क्या करना है कि हमारे पास दो ऑप्शंस है। फॉर एग्जाम्पल एक नया आप असेट्स लेकर आए हो, आपने रिकॉर्ड कर लिया और अब नेक्स्ट ईयर आप जब उसको रिवैल्यू करने गए हो तो आपको लॉस हुआ, तो अब उस केस में आप क्या करोगे, आप उस लॉस को जो है सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस में शो करोगे एज एन इम्पेयरमेंट। ये हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी है जिसमें है कि ऑलवेज एंटिसिपेट लॉसेस जो है तो इसके अंदर जो भी हमारा लॉस है उसको हम एक्चुअल लॉस मानेंगे और उसको हम जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे एज एन इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो है वो पर्टिकुलर असेट्स है, उसमें आपने फर्स्ट टाइम जब आपने रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया तो आपको उसमें गेन हुआ, और वो गेन हुआ फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज का। फिर उसके नेक्स्ट ईयर जब आपने उसको अगेन रिवैल्यू किया तो उसमें आपका लॉस आया, और वो लॉस आया 15,000 रुपीज का। तो अब इस केस में आप क्या करोगे, जो 15,000 का लॉस है आप उसे डायरेक्ट जो है एज एन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाओगे, पहले आपको उस 15,000 के लॉस को जो है, जो हमारे पास उसका रिवैल्यूएशन गेन पड़ा है 10,000, उसमें से हमें सेट ऑफ करना होगा, देन जो रिमेनिंग लॉस बचेगा उसे पीएनएल में ले जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए जो जो सेट ऑफ आप करोगे वो जो है असेट्स जो है सेम होना चाहिए, वो आप किसी और असेट्स के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो अगर आप एक पर्टिकुलर मशीन है जिसका रिवॉल्यूशन गेन पड़ा हुआ है और अगर उसमें जो है इस बार लॉस आया है तो उस लॉस को आप सेट ऑफ करोगे तो सबसे पहले उसी असेट्स के जो है रिवॉल्यूशन गेन से करोगे, देन उसके बाद कुछ बचता है तो उसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में जब आपने रिवॉल्यूशन की सारी कैलकुलेशंस कर ली, देन उसके बाद जो बैलेंस शीट में जो है हम कौन सा अमाउंट दिखाएंगे, तो जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिखाएंगे वो दिखाएंगे जो हमारा रीवैल्यूड अमाउंट आया है, जो नई वैल्यू, फॉर एग्जांपल फेयर वैल्यू जो है हमारी, उसमें से जो है हमें डेप्रिसिएशन को क्या करना है, माइनस कर देना है, और जो वैल्यू आएगी उसको हमें बैलेंस शीट में एज एन प्रॉफिट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाना है। इसके लिए जो है मैं अभी एक एग्जाम्पल भी आपको करके बताऊंगा, तो उससे क्या है कि आपको ये और अच्छे से और क्लियर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो है लास्ट एक पार्ट बचा है वो है डिस्पोजल का, कि अब जो है अगर कोई एसेट्स है जो आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पे अप्लाई किया हुआ है, अब उसको आप बेच रहे हो, तो अब उसको बेचते वक्त जो है उसकी क्या ट्रीटमेंट्स होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा प्रॉफिट या लॉस जो है वो नॉर्मल कैलकुलेट होगा, तो जितने में हमने सेट्स को सेल किया है वो माइनस कैरिंग अमाउंट, तो बुक में जो है आज के समय हमारे पास जो वैल्यू शो हो रही है उसमें से जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आएगा उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस में पीएनएल में जो है शो करेंगे। एंड उसके बाद उस असेट्स से रिलेटेड अगर हमारे पास कोई भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है जो कि हमारा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में अगर हमने उस साल लिखा है, तो उस रिवैल्यूएशन सरप्लस को सिंपली हम रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। या एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखने की है, जो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है वो हमारा कैपिटल रिजर्व होता है जिसे हम जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो है नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल बेसिकली प्रॉफिट्स या गेन कह लो होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। तो ये जो है सारे टॉपिक्स हैं, तो एक जो है मैं एक एग्जाम्पल है जो एक कवर करूंगा जिसमें आपको जो रिवैल्यूएशंस के रिगार्डिंग जो डाउट है शायद वो और अच्छे से आपको वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो है एग्जाम्पल है जो मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ। तो ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस एग्जाम्पल। सो ऑन 1st April 2018
द फेयर वैल्यू ऑफ एक्स प्रॉपर्टी वाज 1 लाख। ओके, तो जो हमारे पास जो है 1 अप्रैल 2018 को जो है इन्होंने जो है फेयर वैल्यू दी है जो कि प्रॉपर्टी की है 1 लाख रुपीज, और जो उसका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो है हमारा 20 ईयर्स का। और एक्स पॉलिसी इज टू रिवैल्यू इट्स प्रॉपर्टी एट द ईच ईयर एंड, तो ये हर साल के एंड में क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं। तो सेम वे फिर इन्होंने जो हमारा ईयर है जो कि 1 अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 2009 तक का है, तो उन्होंने इसमें भी जो है ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन किया है, दैट इज ऑन 31 मार्च 2009 पे। सो द प्रॉपर्टी वाज वैल्यूड एट 86,000। तो जब इन्होंने रिवैल्यू किया तो जो हमारे प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 86,000। ठीक है, तो एक तो ये कि जब 1 तारीख को जो है हमारे पास जो असेट्स था उसकी जो वैल्यू थी वो 1 लाख थी। ठीक, उसके बाद जब ईयर एंड पे बात आई, तो ईयर एंड पे जब इन्होंने रीवैल्यू किया तो ईयर एंड पे हमारे पास जो वैल्यू है 86,000 आई। और जो भी इन्होंने कहा इसके अलावा कि जो बैलेंस ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ओपनिंग बैलेंस दैट इज, वो 20,000 है जो कि इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास जो है मतलब कि पहले ही जो है ऑलरेडी ये रिवैल्यू हो चुकी है और हमारे पास ऑलरेडी एक रिवैल्यूएशन सरप्लस इसमें पड़ा है। तो अगर इसमें ये हमें कब काम आएगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इसमें रिवैल्यूएशन में अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को हम सबसे पहले इस रिवैल्यूएशन सरप्लस से सेट ऑफ करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। तो इन्होंने जो है हमें बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो कि बैलेंस शीट हमारा कवर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें ये देखना है कि जो हमारा जो है ईयर एंड ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 1 अप्रैल 2008 को जो हमारी एसेट्स की वैल्यू है वो है 1 लाख रुपीज, और हमें जो रिवैल्यू हो रही है वो हो रही है ईयर एंड पे जाके। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब हम रीवैल्यू जिस टाइम हमने की है तो हमें उस टाइम का कंपेयर करने के लिए कैरिंग अमाउंट चाहिए होगा। जो कैरिंग अमाउंट होता है वो होता है हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो इन्होंने क्योंकि रीवैल्यू 31 मार्च की है तो हमें बुक वैल्यू भी 31 मार्च की ही निकालनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाल के जो उसकी कैरिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो हमारे असेट्स की जो वैल्यू है अभी जो ओपनिंग वैल्यू है वो है हमारी 1 लाख रुपीज, $1 लाख, और जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कैसे लगेगा, 1 लाख डिवाइड बाई जो हमारी वैल्यू है डिवाइड बाई यूजफुल इस जो है यूजफुल लाइफ। तो हमारी लाइफ कितनी है, 20 ईयर्स की है, तो ये हमारा 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो हमारी जो कैरिंग वैल्यू क्या बची, जो कैरिंग वैल्यू हमारी बचेगी वो बचेगी 1 लाख माइनस 5,000 दैट इज 95,000 तो हमारी कैरिंग वैल्यू है। अब ये हमारी है कैरिंग वैल्यू। अब हमारा जो ये हमारी कैरिंग वैल्यू कब की है, ये हमारी कैरिंग वैल्यू एट दी ईयर एंड की जो कि है 31 मार्च 9 की। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हमें ये बताना है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि गेन हुआ या लॉस हुआ, तो उसके लिए हमें देखना है कि रिवैल्यूएशन जो हमारी फेयर वैल्यू है वो कितनी है। फेयर वैल्यू सेम टाइम पे जो कि 31 मार्च 19 पे है या 9 पे। ठीक है, तो जो हमें फेयर वैल्यू गिवन है जो ईयर एंड पे वो दी हुई है 86,000 की। तो एक असेट्स है जो हमने अपनी बुक में जो है लिख रखा है जो है मेंशन कर रखा है 95,000 का, लेकिन जब हम उसको मार्केट में वैल्यू करने गए तो हमें उसकी वैल्यू निकल के आई 86,000 की। तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि हमारे जो वैल्यू है ये हमें लॉस हुआ है, ये हमें रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है। और लॉस कितने का हुआ है हमें, वो लॉस हुआ है हमें 95 माइनस 86, वो लॉस हुआ है हमें 9,000 रुपीज का। ठीक है, तो ये 9,000 रुपीज का हमें जो है लॉस हुआ है। अब हमें इस लॉस का ट्रीटमेंट करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास जाएगा एक डेप्रीशिएशन, जो डेप्रीशिएशन हमने यहाँ पर चार्ज किया सिंपली ये यहाँ पर 5,000 जो डेप्रीशिएशन आ जाएगा। और इसके साथ इसके बाद जो है हमारे जो है प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जो जाएगी वो हमारी जाएगी असेट्स की वैल्यू जाएगी। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रॉपर्टी, और ये कौन सी वैल्यू पे जाएगी, रीवैल्यूड अमाउंट जाएगा। तो हमारा जो ईयर एंड पे रीवैल्यूड अमाउंट है वो कितना है, वो हमारा है 86,000 जो हमने फेयर वैल्यू के थ्रू निकाला रीवैल्यू किया है। तो सिंपली ये हमारा 86,000 यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। अब हमें जो है कैलकुलेशन करनी है वो करनी है
रिवैल्यूएशन जो हमारा जो लॉस आया है उसकी एडजस्टमेंट करनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है ऑलरेडी सरप्लस पड़ा हुआ है, तो वो जो कैलकुलेशन है वो हमारी आ जाएगी चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। लेट मी डिलीट दिस। तो यहाँ पर हमारा जो है ओपनिंग बैलेंस जो है हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस का, वो हमें कितना दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ है 20,000 जो कि प्रॉफिट में है। बट और जो हमारा लॉस जो हुआ है वो हमारा कितना हुआ है? माइनस का 9,000 का लॉस हुआ है। तो अब जो हमारे पास रिमेनिंग जो सरप्लस बच गया, जो कि हमारा क्लोजिंग सरप्लस बचा रिवैल्यूएशन का, वो हमारा बचा 20,000 माइनस 9,000, 11,000 का। तो ये अब हमारा जो है सरप्लस बचा। तो अब ये सरप्लस जो है जो ये हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है, अब ये कहाँ जाएगा? सबसे पहली बात तो ये जो ओपनिंग जो बैलेंस था ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा नहीं है, ये हमारा जो है किसमें था? बैलेंस शीट में जो हमारा जो रिवैल्यूएशन जो इक्विटी का पोर्शन होता है उसके अंदर हमारा ये शो होता है, बिकॉज ये पिछले पिछले ईयर्स का बैलेंस है। तो इसीलिए हम इसको जो है इस ट्रीटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा सकते। तो इसलिए इसके लिए हमें अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमने ये किया है चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। और ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ये हमारा कहाँ पर जाएगा? ये जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में ये इक्विटी के अंदर जाएगा, जो कि है रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम पे से। ठीक है। और ये जो बैलेंस रहेगा वो सिंपल रहेगा 11,000, जो कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो कि बैलेंस शीट है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये हमारा चेंजेस इन इक्विटी भी हो गया। अब हमें जो ट्रीटमेंट करनी है प्रॉफिट एंड लॉस की बची है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डेप्रिसिएशन तो लिख दिया, बट अब बचा ओसीआई। तो ये जो ओसीआई है इसके अंदर अब हमारा क्या जाएगा? तो इसके अंदर जाएगा जो करंट ईयर में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में करंट ईयर का डेटा जाता है, तो करंट ईयर में जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस हुआ है या फिर लॉस हुआ है वो इसमें शो होगा। तो इस बार हमें लॉस शो हुआ है, तो हम इसमें लिख देंगे रिवैल्यूएशन लॉस, जो कि है 9,000 रुपीज का, सिंपल। ठीक है। और ये दोनों जो है हमारे बैलेंस है वो क्योंकि एक्सपेंस है तो माइनस में आ जाएंगे। दैट्स इट। तो ये जो है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है, जिसके अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस बताना है और जो है बैलेंस शीट और चेंजेस इन इक्विटी बतानी है। अब इसमें सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि स्टेट हाउ अकाउंटिंग वुड बी डिफरेंट इफ ओपनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस डिड नॉट एग्जिस्ट। अब ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास सरप्लस था 20,000 का, अगर ये सरप्लस हमारे पास नहीं होता तो उस केस में हमारी क्या ट्रीटमेंट होती? तो अगर हमारे पास कोई भी सरप्लस नहीं होता तो सिंपल सा हमारे पास जो है इसकी ट्रीटमेंट क्या होती कि ये जो हमारा 9,000 रुपीज का लॉस है इसको हम डायरेक्टली कहाँ शो करते हैं? डायरेक्टली हम इसको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देते। दैट्स इट। हमें जो डेप्रिसिएशन के नीचे हम लिख देते रिवैल्यूएशन लॉस या इम्पेयरमेंट लॉस, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था पीछे, कि जो अगर लॉस हुआ और हमारे पास उससे रिलेटेड कोई प्रॉफिट नहीं है पिछला, तो हम डायरेक्ट उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखाएंगे और वो टैक्स जो है और डायरेक्टली जो है यहाँ पर शो करेंगे। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस और ओसीआई में डिफरेंट क्या है? तो ये टैक्स का डिफरेंस पड़ जाता है। जब हम ओसीआई का बैलेंस लिखते हैं तो इस पे हमारा टैक्स नहीं लगता है, और जो है अगर हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं तो उस पे हमें टैक्स बेसिकली कैलकुलेट होता है। तो इसी ये हमारा डिफरेंस पड़ जाता है। और अगर हम वो उसे हम यहाँ अगर हम लॉस लिख देते तो फिर ये ओसीआई हमारा कुछ भी नहीं होता, इसे हम डिलीट करना पड़ता। और यहाँ लाइबिलिटी के अंदर भी हमारे पास क्योंकि पुराना कोई सरप्लस नहीं पड़ा है तो ये भी हमारे पास जीरो रहता, और चेंजेस इन इक्विटी भी हमारा कुछ नहीं रहता। तो हमारी बस सिंपल ट्रीटमेंट होती सेकंड केस में। दैट्स इट। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये पूरा पार्ट जो है हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और सिंपल ये जो लॉस है यहाँ पर आ जाएगा। दैट्स इट। आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको कोई भी क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड, आईएएस 16 से रिलेटेड, तो प्लीज़ उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको जो है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और मैं जो है इससे रिलेटेड आने वाली जो भी आईएएस फर्दर आईएएस आईएफआरएस हैं इस सिलेबस में, वो सारे के सारे वीडियोस उस पर मैं बना के धीरे धीरे अपलोड करते रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और थैंक यू वेरी मच।